जन स्वराज अभियान के तहत जो पदयात्रा हम लोगों ने शुरू की, उसके करीब करीब 10 महीने हो गए हैं। बीच में आप ही के जिले में जब मैं मई महीने में आया था तो मसल में एक चोट लगने की वजह से 1 महीने के लिए उसको यात्रा को स्थगित किया गया था डॉक्टरों की सलाह पे। अब वापस से पिछले 3 दिनों से हम लोग चल रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया था, यात्रा पूर्ववत ही कार्यक्रम के हिसाब से उसी फॉर्मेट में हम लोग आगे चलाएंगे। तो अभी मेरे पास जो 2 दिनों का अनुभव है वही मैं आपको बता सकता हूं। पीछे का जो सारा अनुभव रहा है बिहार में पैदल चलने का, करीब 2-2.5 हजार गांवों में हम लोग पिछले 1 साल में पैदल चल के गए हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं, जमीन पर जो विषय हैं, उनको मैं पत्रकार बंधुओं के साथ हर प्रखंड में जहां पर भी मौका मिला है मैंने साझा किया है। जिले की जब पदयात्रा खत्म हो जाती है तो जिले भर के पत्रकारों के साथ बैठकर भी बातचीत करते हैं। तो अभी तो चूंकि 1 महीने का ब्रेक रहा है तो कुछ मुझे बिल्कुल अपनी ओर से नई बात बताने के लिए समस्तीपुर जिले को लेकर नहीं है, सिवाय इसके कि जिन विषयों की हम लोग पीछे चर्चा करते रहे हैं, बेरोजगारी की, ग्रामीण सड़कों की, नालियों गलियों की, ध्वस्त हुए शिक्षा व्यवस्था की, वो बातें पिछले 2 दिन से भी देखने को मिल रही है। बारिश की अभी शुरुआत हुई है और 2 दिन से रोड पर, ग्रामीण सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। इतना कीचड़ पानी है। तो ये तो स्वाभाविक बात है, सब आप लोगों की जानकारी में ही है। तो मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करूंगा कि अगर आपके कोई सवाल है तो वो कर लें। कोई मेरी ओर से विशेष टीका टिप्पणी अभी है नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो जब मैंने पदयात्रा शुरू की, बिहार पिछले साल मई महीने में आया, उसके 1 साल पहले मैंने ये घोषणा की है कि जो काम मैं पहले करता था देश भर के राजनीतिक दलों के साथ, वो काम मैंने अब छोड़ दिया है। आज से नहीं, मई 2021 में छोड़ दिया है। मेरा अपना ये स्वभाव है कि जिस काम से मैं सीधे तौर पर न जुड़ा हूं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। जब मैं वो देश के स्तर पर काम करता था तो बिहार के गांव देहात के विषय में टीका टिप्पणी नहीं करते थे, बिहार के विषयों पर नहीं बोलते थे। लेकिन जब अब बिहार आ गए हैं तो बिहार के विषय पर बोलते हैं, बाहर के मामलों में नहीं बोलते हैं। लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हर राज्य की राजनीतिक स्थिति अलग है। वहां पर होने वाली घटनाक्रम का ये जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्यों में भी असर पड़े। बिहार के संदर्भ में जब महागठबंधन बना था तब भी मैंने कहा था कि ये तो बिहार के संदर्भ की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई सीधा प्रभाव पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो महाराष्ट्र की स्पेसिफिक घटना है। सही है गलत है ये तो महाराष्ट्र के लोगों को निर्णय लेना है, लेकिन विधायकों के एक दल से दूसरे दल में जाने का पार्टियों के समर्थन पर बहुत असर नहीं पड़ता है। तो मोटे तौर पर मैं इतना ही कह सकता हूं कि ऐसा नहीं होगा कि एनसीपी के कुछ विधायक या ज्यादातर विधायक अगर एनसीपी को छोड़ दें तो उसके साथ एनसीपी के समर्थक भी उस दल को छोड़ दें, ये जरूरी नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव है, आप अपने हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। देखिए, इस मामले पर मैं पहले भी बोल चुका हूं। सीबीआई, ईडी जिस पर भी रेड करती है, जिसको पकड़ते हैं, पकड़ने का प्रयास करते हैं, सामान्य जनता के नजरिए से लोगों को यह तकलीफ नहीं है कि रेड किस पर पड़ रहा है। रेड जिस पर पड़ेगा, कानून है, कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी और उसको अपने बचने का जो साधन है वो भी उसके पास है। लोगों को दिक्कत इस बात से होती है कि रेड सिर्फ उन्हीं लोगों पर पड़ रहा है जो कि विपक्ष में है, और उससे भी बड़ी दिक्कत यह है कि वही व्यक्ति अगर सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में चला जाए तो वो रेड होना बंद हो जाता है। दिक्कत उससे है। जो जिस केस की आप बात कर रहे हैं, जिसमें कल सीबीआई ने चार्जशीट किया है, ये तो पुराना केस है, ये कल का तो है नहीं, कई वर्षों से चल रहा है। तो उस वो केस जब चल रहा है तो कभी उसमें रेड होगा, कभी चार्जशीट फाइल होगा, कभी कोर्ट में संज्ञान लिया जाएगा। ये तो लॉ की एक अपनी प्रक्रिया है, कानून की, वो चल रही है। लेकिन लोगों को इससे दिक्कत नहीं है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि रेड होने से जनमानस की भावना जुड़ जाएगी नेता के साथ, ये जरूरी नहीं है।
लोग तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि भाई जो भी गलती कर रहा है उस पर कार्रवाई हो और वो दलगत राजनीति और विचारधारा की राजनीति से परे ऊपर उठकर हो। अभी जो होता दिख रहा है उसमें जरूर सामान्य वर्ग लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ एक पाले के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। भाई ये शिक्षकों की बात नहीं है। मैं पिछले 10 महीने से 1 साल से बिहार के लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप गलत पर व्यक्ति पर भरोसा करेंगे, गलत आश्वासनों पर वोट देंगे तो आज नहीं तो कल आपके और आपके बच्चों के लिए समस्या होगी ही होगी। शिक्षकों ने 2015 में विधानसभा चुनाव में उस समय के प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी और भाजपा के कहने पर भाजपा का समर्थन किया। 2 वर्ष के बाद जब वही सुशील मोदी सरकार में आ गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्होंने शिक्षकों का कोई काम नहीं किया। फिर शिक्षक तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी की बात हो गई क्योंकि वो लोग विपक्ष में थे 2020 के चुनाव में। तेजस्वी जी ने कहा कि हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो शिक्षकों ने आंख बंद करके फिर उन पर भरोसा कर लिया। अब जब आज तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के दल के लोग शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षकों को लग रहा है कि उनके साथ फिर विश्वासघात हो गया। भाई इस तरह से जो भी यहां पर बिहार में विपक्ष में है, बिना सोचे समझे आप किसी का हाथ दामन पकड़ लीजिएगा तो आपके साथ तो यही होगा। और शिक्षकों के साथ मारपीट होना, अभ्यर्थियों के साथ मारपीट होना गलत है, बिल्कुल गलत है। भाई बिहार में रोजगार के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। यहां आपने डोमिसाइल की नीति बदल दी तो यहां बिहार के लड़के बाहर जाकर दूसरे जगह मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। इससे ज्यादा जाति या अन्याय बिहार के बच्चों के साथ क्या हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ प्रभाव है उस निर्णय का या उस निर्णय प्रक्रिया का जिसके हम सब भागीदार हैं। हम और आप अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य न देखकर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भारत पाकिस्तान पुलवामा के आधार पर भाजपा को हराने के लिए आरजेडी को हराने के लिए भाजपा को जब वोट करते हैं तब तो ये सोचते नहीं है। जिसने जो कहा उसकी बात पर भरोसा करके उसको वोट कर दिया, उसी का परिणाम है। क्योंकि दलों को मालूम है कि चाहे लाठीचार्ज हो या सरकार वहां पर आपको जेल में पकड़ के बंद कर दे, आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट उन्हीं को देंगे जिनको पहले से देते रहे। तो नेताओं को, पार्टियों को कोई डर है नहीं। इसी का परिणाम शिक्षक भुगत रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरा बिहार और बिहार का पूरा समाज भुगत रहा है। मेरा स्टैंड हमने पहले भी बताया हुआ है। सिर्फ दलों के एक साथ बैठ जाने से, दलों के नेताओं के एक साथ बैठ जाने से आप कोई बहुत सशक्त राजनीतिक चुनौती नहीं पैदा कर सकते। आपने देखा 15 को यहां बैठक हुई और उसके बाद महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, दूसरे राज्यों से भी कुछ छुटपुट खबरें आ रही हैं। जब तक आपके पास नैरेटिव ना हो, जब तक आपके पास सशक्त कार्यक्रम ना हो, तब तक दलों के एक साथ आने से आप किसी को चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा आपको लग सकता है कि भाई सब लोग एक साथ आ गए, लेकिन उसका कोई परिणाम जमीन पर मिले ऐसा हो नहीं सकता है। कई लोग, पत्रकार बंधु या राजनीतिक टीका टिप्पणी करने वाले लोग 1977 का हवाला देते हैं कि कैसे सारे दलों ने एक साथ आकर उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी और कांग्रेस की सरकार को हरा दिया। लेकिन ये आधा सत्य है। अगर इमरजेंसी नहीं हुआ होता, अगर जेपी के नेतृत्व में आंदोलन नहीं हुआ होता, सारे दल अपना भूलकर एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़े होते, तो आपको लगता है कि सिर्फ दलों के मिलने से इंदिरा जी हार जाती? तो अभी आज के संदर्भ में आपको जेपी या उनके समकक्ष उस तरह का कोई लीडर भी ढूंढना पड़ेगा। आपको जनता से जुड़े हुए विषय भी ढूंढने पड़ेंगे, उस पर नैरेटिव भी बनाना पड़ेगा। वो दोनों चीज हो तो दलों के मिलने का जरूर फायदा है। लेकिन अगर आपके पास और कई बार पत्रकार ऐसा समझते हैं कि चेहरा होना चाहिए, चेहरा भी होना काफी नहीं, जब सबसे महत्वपूर्ण है मुद्दा होना चाहिए। जैसे देखिए, दूसरा उदाहरण आपको दे रहा हूं, बीपी सिंह के समय भी सारे दल एक साथ मिलकर आए और उन्होंने कांग्रेस की बड़ी ताकत की सरकार, 400 से ज्यादा एमपी की सरकार को हरा दिया।
लेकिन वो सिर्फ दलों का एक साथ बैठकर कोई अर्थमेटिक अरेंजमेंट नहीं था, मुद्दा बोफोर्स था। उसके नाम पर लोग एक हुए, फिर दलों ने अपनी ताकत लगाई तो जनता ने बोफोर्स के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर वोट किया तो उसका फायदा हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो दल साथ में बैठे हैं, सिर्फ इनके साथ में बैठने से चुनाव जितनी मैं समझता हूं, ये सिर्फ सीधा गणित नहीं है। जब तक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 15 दल के नेता बैठ गए और उसका असर देशव्यापी हो जाएगा। मान लीजिए कि उस बैठक में ममता जी, लालू जी, नीतीश जी सब एक साथ बैठे थे, उसका असर बंगाल की जनता या वोटर पर क्या पड़ना है? बंगाल का वोटर तो देश के मुद्दे पर वोट करेगा, बंगाल में जो सरकार चल रही है उस पर वोट पड़ेगा। लेकिन देश, वही सारे लोग मिलकर देशव्यापी कोई अगर मुद्दा बना ले, कोई नैरेटिव खड़ा कर दे और उस मुद्दे और नैरेटिव को लेकर तृणमूल की ताकत वहां जमीन पर लगे तो फायदा हो सकता है। मेरे भाई, आपने कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं दिया है कि बिहार में 2 पोल है। आज नहीं है, ये तो बहुत दिनों से है। और हर राज्य में, आज से 10 साल पहले बंगाल में भी 2 पोल होता था, एक और कांग्रेस होता था, एक और लेफ्ट होता था। जिस राज्य में भी जाइएगा, दिल्ली में एक और भाजपा होती थी, एक और कांग्रेस होती थी। पंजाब में एक और अकाली होते थे, एक और कांग्रेस होते थे। एक मिनट पहले तो आप समझिए इस बात को कि कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां एक ही पोल है और आप जाकर दूसरे पोल बन जाइएगा। लोकतंत्र है तो 2 या 2 से ज्यादा पोल वहां पहले से होगा ही। दूसरा, कई बार पत्रकार बंधु ये बताते हैं कि जितना वोटर है वो तो पहले से इन 2 या 3 दलों में बटा हुआ है। तो भैया, चुनाव हुआ है तो स्वाभाविक है 100 आदमी वोट किया है तो किसी न किसी में तो बटा ही होगा, इसमें भी कोई ज्ञान नहीं है। अब आपका सवाल है कि आप किसके साथ जाएंगे, तो भैया हमने पार्टी तो बनाई नहीं है, लेकिन अगर जनसुराज जब भी पार्टी बनेगी उस समय निर्णय लेंगे वो लोग कि भाई दल कैसे बनना है, कितने बड़े स्तर पर लड़ना है, कौन इसको चलाएगा। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जनसुराज के किसी के साथ जुड़ने की, तालमेल करने की संभावना 0 है। अब मेरे भाई, बोलने वाले जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो हमारे संपर्क में तो कोई है नहीं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं नहीं। विलय होने वाला उनके शब्दों में है जदयू का, होने वाला है आरजेडी में, तो मेरी उसमें क्या लोकस है? मेरा तो कोई लोकस ही नहीं है इसमें। ये तो उनका व्यक्तिगत विचार है, उनके पास कोई सूचना होगी या अपने मन से वो बात कह रहे हैं, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। अब ये तो आप जाकर नीतीश कुमार से पूछिए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इससे हतोत्साहित होंगे। देखिए, जो लोग राजनीति करते हैं वो इतना ज्यादा न कभी उत्साहित होते हैं ना घबराते हैं जितने पत्रकार बंधु होते हैं। आपने आज यहाँ महागठबंधन बना, पूरे देश में आपने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बता दिया। महाराष्ट्र में एक घटना हुई, अब आप नीतीश कुमार को हतोत्साहित बता रहे हैं। कितने लोग बता रहे हैं कि भाजपा में जा रहे हैं। भाई, इतनी तेजी से ब्रेकिंग न्यूज की तरह राजनीति चलती नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जो अभी महागठबंधन की सरकार है इस पर कोई तुरंत खतरा है। जो भी परिवर्तन होगा, अगर होना है तो वो 24 के लोकसभा चुनावों के बाद हो सकता है। इससे जुड़ी हुई जो आप लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि जदयू के कुछ लीडर भाजपा में जा सकते हैं, जिसे 2-3 दिन से मैं न्यूज देख रहा हूं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जदयू के कुछ एमपी या भाजपा के कुछ एमपी या आरजेडी के कुछ एमपी एक दूसरे दल बदल ले या एक दूसरे के संपर्क में है, ये तो चुनाव से पहले होने वाली सामान्य घटना है। क्योंकि हर व्यक्ति को तो टिकट मिलना नहीं है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से आकलन करता है कि वो कैसे जीतेगा और उसके हिसाब से ये थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। लेकिन इससे बिहार की जो राजनीतिक स्थिति अभी है महागठबंधन और एनडीए की, उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन मैं लोकसभा से पहले नहीं देखता हूं। लेकिन साथ में जिस दिन महागठबंधन बना था उसी दिन मैंने कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में
जिस स्वरूप में महागठबंधन है और एनडीए है, इस स्वरूप में चुनाव नहीं होगा। उसका ऑलरेडी वो बात सत्य हो गई, मांझी जी निकल कर बाहर चले गए। तो अगला विधानसभा चुनाव से पहले आज की जो स्थिति है इसमें भी बड़ा बदलाव आएगा, ये आप लिख लीजिए। लेकिन कौन उसमें भागेगा, कौन किधर जाएगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये बात एकदम सत्य है, लिख के दिया जा सकता है कि जो आज राजनीतिक फॉर्मेशन है ये 24 के बाद विधानसभा चुनाव तक बना रहे, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। उसमें काफी फेरबदल होगा। भाई ये चिराग जी का अपना वक्तव्य है, मैं उस पर क्या टीका टिप्पणी कर सकता हूं। मैं चिराग कौन किसके अब मेरे संपर्क में कौन है ये चिराग जी को कैसे पता चलेगा, चिराग जी के संपर्क में कौन है ये मुझे कैसे पता चलेगा। लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि अभी जो सरकार चल रही है महागठबंधन की, मैं लोकसभा चुनाव से पहले उसमें कोई बहुत परिवर्तन बड़ा नहीं देखता हूं। उसके गिरने की या उसमें एक बहुत बड़े टूट की संभावना नहीं है। जदयू से कुछ लीडर छोड़कर चले जाएं, आरजेडी से कोई छोड़कर चला जाए, भाजपा से बहुत लोग संपर्क में होंगे जो महागठबंधन से टिकट लेना चाहते होंगे, वो अलग घटना है। लेकिन सरकार पर कोई बहुत बड़ा असर मैं नहीं देखता। पदयात्रा का उद्देश्य बिहार को समझना, जमीनी हकीकत से वाकिफ होना, गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताना कि बिहार में जो बदहाली है, बिहार में जो समस्या है, वो किसी एक नेता या दल के जीतने हारने से सुधरने वाली नहीं है। जब तक बिहार की जनता अपने और अपने बच्चों के मुद्दों पर वोट नहीं करेगी, तब तक चाहे आप जिसको वोट देना है दे लीजिए, जितनी चर्चा करनी है कर लीजिए, जिसको हराना है हरा दीजिए, जिसको जिताना है जिता दीजिए। बिहार की स्थिति में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए नहीं होने वाला है कि आप 5 बरस बैठकर सारे मुद्दों की चर्चा करते हैं, सारे विषयों पर अपना मंतव्य रखते हैं, लेकिन जिस दिन बिहार में वोट होता है तो वोट के दिन मोटे तौर पर 4 ही विषय पर लोग वोट करते हैं। कुछ लोग हैं जो जाति के आधार पर वोट करते हैं। ये भी सत्य नहीं है कि हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, लेकिन समाज में एक वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट करता है। जो जाति के आधार पर वोट नहीं कर रहा है वो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर वोट कर रहा है। जो दोनों से नहीं, दोनों में वोट नहीं कर रहा है, कुछ समाज का एक बड़ा वर्ग इसलिए वोट करता है कि उसको आरजेडी के खिलाफ वोट करना है, उसको लालू जी के खिलाफ वोट करना है। और समाज में एक वर्ग है जो खासकर माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों का, जिसको भाजपा के खिलाफ वोट करना है। तो ये 4 बिंदुओं पर ही बिहार में पिछले 30-35 साल से वोट पड़ रहा है, या तो जाति पर, धर्म पर, लालू जी को हराने के लिए भाजपा को, भाजपा को हराने के लिए लालू जी को। तो स्वाभाविक तौर पर 5 वर्ष जो आपकी समस्या है बिहार की विकास को लेकर, आपके गांव देहात पंचायत की समस्या हो, आपके बच्चों के शिक्षा और रोजगार की समस्या है, इसकी आप चर्चा तो कर रहे हैं, इस पर रोज आप टीका टिप्पणी भी कर रहे हैं, लेकिन वोट तो इस पर कर नहीं रहे हैं, तो आखिर वो सुधरेगा कैसे। तो पूरी पदयात्रा का उद्देश्य ये है, पूरी पदयात्रा का उद्देश्य यह है कि लोगों को जाकर ये बताया जाए कि भैया दलों के दलदल से बाहर निकलिए, नेताओं का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट कीजिए। जब तक आप अपनी समस्याओं पर वोट नहीं करेंगे तब तक बिहार की दुर्दशा नहीं सुधर सकती है। और लोग वोट करें, इसके लिए उनके पास विकल्प होना चाहिए। तो लोगों को ये बताया जा रहा है कि भाई आप साथ में आइए, साथ में आकर अगर आप समझते हैं कि आप में वो क्षमता है, जज्बा है, आप बिहार के लिए एक नया विकल्प बनाने में कंधा लगा सकते हैं, तो इसमें जुड़िए। प्रशांत किशोर के बारे में लोग क्या जानते हैं कि मैं दलों को, नेताओं को मदद करता हूं और वो लोग चुनाव जीत सकते हैं, यही तो लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में समझते हैं। तो मैं बिहार की जनता को पदयात्रा के माध्यम से ये बता रहा हूं कि आप आइए, जुड़िए, एक प्लेटफॉर्म बनाइए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक विकल्प बनाइए। आपको चुनाव लड़ने, लड़ाने, राजनीतिक गतिविधियों में जो सुविधा, जो मदद, जो सहयोग, जो सुझाव चाहिए, वो जन सुराज के माध्यम से मैं आपको दूंगा। अब भैया देखिए, ये जो 3 मुद्दे हैं भाजपा के घोषणा पत्र में, राम मंदिर, 370 और यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आज से नहीं पिछले 20-25 साल से है। 2 मुद्दे उन्होंने लागू कर दिए। स्वाभाविक तौर पर उनकी बहुमत है, आज देश में उनकी बड़ी ताकत है, तो वो तीसरे मुद्दे को भी उठाएंगे, इस पर वाद विवाद होगा।
चर्चा होने दीजिए। भाजपा की अगर सरकार रहेगी, आज रहे या अगली सरकार जब चुनकर अगर आ जाते हैं, लोगों ने अगर उसी पक्ष में मैंडेट दिया तो उनके जो घोषणा पत्र में लिखा हुआ उसको लागू वो करेंगे ही करेंगे। जब तक उनको जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया था तो ये तीनों मुद्दे उनके घोषणा पत्र का हिस्सा था, लागू नहीं हो रहा था। अब जनता जब मत देकर उनको सरकार में ला रही है तो स्वाभाविक तौर पर जो उनके घोषणा पत्र में जो बिंदु है उसको लागू करने का वो प्रयास करेंगे। आसान नहीं है, जो देश की डाइवर्सिटी है उसको देखते हुए यूसीसी लागू करना इतना आसान है नहीं जितना आपको लगता है। ये एक जैसे धारा 370 है, वो एक कश्मीर से जुड़ा हुआ मामला था, भारत के एक भूभाग को इफेक्ट करता था। मानसिक तौर पर भले वो पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, लेकिन इफेक्टिवली जो लोग उससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए वो तो एक राज्य के लोग थे। राम मंदिर बना, उससे भी पूरे देश की जनता नहीं प्रभावित होती है। जो राम मंदिर की भावना से जुड़ा है उसके पक्ष में विपक्ष में, उससे वो लोग प्रभावित हुए। लेकिन यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि देश की बड़े जनसंख्या को प्रभावित करता है सीधे तौर पर। तो ये लागू करना ज्यादा कठिन है, और अगर लागू होता है तो उसके परिणाम या कुपरिणाम भी उतने ही बड़े हो सकते हैं। देखिए, यूसीसी को लेकर मेरा कोई टीका टिप्पणी मैं अभी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से इस देश के फाउंडिंग फादर्स के विचारों को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, इंक्लूडिंग संघ के लोगों का, तो उन्होंने भी देश के स्तर पर हर चीज में एकरूपता हो इसका कभी समर्थन नहीं किया है। इंक्लूडिंग जो भाजपा के खुद संघ के जो गुरुजी रहे हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू पढ़ेंगे उस दौर का, तो उन्होंने भी एकदम एकरूपता कर दिया जाए हर चीज का, खान पान में, रहन सहन में, विचार व्यवहार में, धर्म के नाम पर या किसी संस्कृति के नाम पर, वो मुझे लगता है कि प्रकृति के विपरीत है। बिहार का एक अपनी आइडेंटिटी है, यहाँ का अपना कल्चर है, यहाँ का अपना खान पान है, तमिलनाडु का बिल्कुल अलग है। और भारत की जो ताकत है, जो आज की सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो भी प्रधानमंत्री भी यही बताते हैं कि विविधता में एकता ही ताकत है। इसको अगर आप, एकता तो होनी ही चाहिए, लेकिन एकता अगर विविधता को खत्म करके लाइएगा तो शायद वो प्रकृति का जो अपना नेचर है उसके विपरीत होगा, वो नहीं किया जाना चाहिए। एक सीमा से अगर ज्यादा जाकर आप चीजों को एक रूप करना चाहेंगे कि हर व्यक्ति एक ही तरह का कपड़ा पहने, हर व्यक्ति एक ही तरह की पढ़ाई पढ़े, हर व्यक्ति एक ही भाषा, एक ही संस्कृति में बिलीव करे, हर व्यक्ति एक ही तरह की पढ़ाई करे, तो मुझे लगता है कि ना वो समाज के हित में है ना देश के हित में है। और ये बात ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के विरोधी लोगों ने कहा है, जो भाजपा से जुड़ा हुआ, भाजपा जो संघ के जो विचारक हैं, संघ के विचारकों का भी यही मत रहा है कि बहुत ज्यादा एक रूपता वो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। ठीक है भैया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप कोई काम करते हैं तो आपका एक लक्ष्य होता है। जरूरी नहीं है कि जितनी बातें आपने सोची उस काम से के जरिए से अचीव करना, वो सब चीज अचीव कर ले। मान लीजिए कि आप पत्रकार हैं, आज किसी संस्थान के साथ जुड़कर पत्रकारिता करते हैं, उस संस्थान में कई चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपके मन के अनुरूप न हो, लेकिन आप अभी आज तो पत्रकार ही है, इसलिए उसी किसी एक के साथ काम करेंगे। दो के साथ काम करके देखिएगा, एक अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे में जाकर काम कीजिएगा। लेकिन आपके मन के अनुरूप बिल्कुल हर चीज हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन कल हो के मान लीजिए कि आपकी शक्ति हो गई, आप अपना संस्थान मीडिया का बनाना चाहते हैं, तो वो तो आप वैसे ही बनाएंगे जैसा कि आप समझते हैं कि समाज में होना चाहिए। तो मेरे साथ भी वही बात है, जिनके साथ हमने काम किया वो तो जनता के बीच में है, 10 साल काम किया और उसी काम को करके अपनी नाम, अपना पहचान हमने बनाई है। इसका मतलब ये नहीं कि जिनके साथ हमने काम किया उनकी हमने कोई जिंदगी भर के लिए उनके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया या गुलामी लिख दी।
उनके साथ काम किया, सीखा, अनुभव प्राप्त किया। जब वो समय आया कि मुझे लगा कि नहीं, मुझ में अब वो क्षमता या अनुभव या ज्ञान है कि मैं कुछ और इससे बेहतर बनाऊं, तो मैं आकर वो प्रयास